कृपया ध्यान दीजिए 12,314 सियालदह राजधानी एक्सप्रेस। करप्शन। मैं यहाँ पे आया हूँ, आप कह रहे थे कि हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है। मैं जितने भी लोगों से मिला, सबने कहा कि करप्शन एक बड़ा मुद्दा है। ये जो मैन्युफैक्चर्ड एक नैरेटिव होता है ना, एक सेट किया गया नैरेटिव। आप याद करिए, बीजेपी का जगह जगह पे यही नैरेटिव रहा है। जैसे 2014 में जब बीजेपी आई, उसके पहले क्या था? अन्ना आंदोलन। अन्ना आंदोलन का मुख्य टैगलाइन क्या थी? करप्शन। ठीक है। बीजेपी बंगाल में आती है, और बंगाल में आने से पहले ही बीजेपी 1.5-2 सालों से शारदा स्कैम, तमाम सारे स्कैम शुरू होते हैं, स्टिंग ऑपरेशन होने शुरू होते हैं, तमाम रेट्स पड़नी शुरू होती है। करप्शन बड़ा मुद्दा बनाया बीजेपी ने, और बीजेपी की नैरेटिव सेट करने की ताकत है। मीडिया के जरिए वो नैरेटिव सेट करती है। तो ये नैरेटिव सेट किया गया करप्शन का, और ये बड़ा मुद्दा लोगों के दिमाग में घुस गया कि करप्शन एक बड़ा बड़ा मुद्दा। मुझे हैरानी होती है कि मैं देखता हूँ कि इतनी गंदगी है, बेसिक सुविधाएं नहीं हैं। सड़कें तो खैर ठीक है, लेकिन जो बसें हैं, बस बड़ी पुरानी किस्म की हैं, कोई उसमें मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है। लेकिन लोग बजाय इसकी बात करें, करप्शन के एक एब्स्ट्रैक्ट भाववादी मुद्दे की बात करें, जिसका असल ज़िंदगी में जो कि होता भी है, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि ये एक वर्चुअल मुद्दा है जो सेट किया गया है। ये ज़मीन पे कितना असर करेगा, ये देखने वाली बात होगी। और कंट्री साइड में इन्होंने क्या किया? इन्होंने मध्य प्रदेश में भी बड़ा मुद्दा बनाया था करप्शन को, राजस्थान में भी बनाया था मुद्दा। ठीक है। तो और मुझे लगता नहीं कि ये जो करप्शन की बातें हम सब लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ये थोड़ी सी कंडीशनिंग की बात है। ये उतना यथार्थवादी मुद्दा है नहीं। ये तो करप्शन कितना रोल प्ले करेगा जीत हार में, ये मतलब नहीं, इस बात को आगे ले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि करप्शन कितना बड़ा रोल प्ले करेगा, अब ये इसका जवाब जो है बड़ा ब्लैक एंड वाइट नहीं है, क्योंकि 2004-14 का चुनाव पूरा जो है इसका जवाब है। मैं ये कह रहा हूँ कि बेसिकली बीजेपी इस खेल में माहिर है कि वो करप्शन जैसे वर्चुअल, जो कि एक नॉन इशू है, उसको मेन इशू बना देती है। इस खेल में बीजेपी माहिर है, इस नैरेटिव को सेट करने। वही हम समझना चाहते हैं कात्यायन जी कि क्या वाकई ये जो तोलाबाजी की जो बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो वाकई क्या ग्रास रूट तक इशू के तौर पर पहुंच गया है? मतलब लोग उसको समझ भी रहे हैं और उस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं, और वो रिएक्शन शर्तिया तौर पर टीएमसी के खिलाफ जा रहा है। दरअसल ये जो तोलाबाजी वाला मामला है, ये पूरे देश की जो लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो, वो तो वहाँ है ही है, हर जगह है मुद्दा। जैसा कि इन्होंने कहा कि मुद्दा बनाने की बात है, यहाँ इसको मुद्दा बनाया गया है। क्या अगर बीजेपी आ जाएगी तो ये खत्म हो जाएगा? ऐसा नहीं है, ये होने वाला नहीं है। थाने में घूस लेना खत्म हो जाएगा, कचहरी में घूस लेना खत्म हो जाएगा। हम व्यवस्था में कोई परिवर्तन की बात कोई पार्टी नहीं कर रही है, करना भी नहीं है उसको, क्योंकि इसी व्यवस्था से उसको लाभ भी होना है। ये जो राजनीतिक कार्यकर्ता होंगे, इनको पालेंगे कैसे ये लोग जीतने के बाद? इनको पालने का तरीका एक ही है, चाहे वो किसी भी पार्टी के पास रहे। निर्भय जी, तो फिर सवाल तो यही है ना कि सत्ता में आए चाहे जो भी, लेकिन व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी। ये समाज को और सोसाइटी को कोऑप्ट करके ही चलेगी सत्ता। वो जो चेहरा दिखाया जा रहा है वो सिर्फ भ्रम है वोट लेने के लिए, और उसके बाद सब कुछ वैसे ही चलना है। बिल्कुल, इसमें परिवर्तन की संभावना नहीं है, और कात्यायन जी जो कर रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ। निर्मेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना, आप कवि भी हैं, शायर भी हैं, बड़ा प्रबुद्ध लोगों का शहर रहा है कोलकाता का। कल्चर बड़ा एक डाइवर्सिफाई कल्चर है, और उसमें हर धर्म के लोग रहते रहे हैं, और सबको देखने का अपना नज़रिया रहा है। यहाँ पर आकर हिंदू बनाम मुसलमान करना ये बड़ा आसान नहीं रहा होगा। इतना एटमॉस्फेयर को चार्ज करना इतना आसान नहीं रहा होगा। इतनी लंबी लेफ्ट की पॉलिटिक्स उसकी लेगेसी रही है, ये कैसे हो गया? मुझे तो ये चमत्कार की तरह लगता है कि कोई साल 6 महीने में आए और कहे कि नहीं, समाज या तो हिंदू है और नहीं तो मुसलमान है, सियासत या तो हिंदू है और नहीं तो मुसलमान है। ये जादू हुआ कैसे? पिछले लोकसभा चुनाव से ये चीज स्थितियां बनना शुरू हो गई थी। ये स्थितियां बनना शुरू हो गई थी। आपने देखा होगा कि ये उस समय ही ये जिस तरह बीजेपी उभर के आई, ये पोलराइज
ये धर्म की राजनीति, ये पोलराइजेशन वहाँ से शुरू हो चुका था। ये पोलराइजेशन जो है ये पूरे बॉर्डर एरियाज़ में हुआ। सबसे पहले ये बॉर्डर एरियाज़ में हुआ, आपने ध्यान दिया होगा। उसके बाद में ये धीरे धीरे क्या है कि ये पोलराइजेशन के बाद में एक दूसरा मुद्दा, एक तो धर्म की पोलराइजेशन, और एक क्या है कि जो आपने जो कात्यायन जी ने जो आपसे जो सवाल किया आपने, वो मुद्दा जो तोलाबाजी वाला मुद्दा। तोलाबाजी वाला भी मुद्दा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन चूंकि आपने सवाल इसको इस संदर्भ में मेरे से पूछा है, मेरे को लगता है कि बंगाल की ज़मीन जो कि बाम का गढ़ रहा है, और जिसको ममता जैसी कद्दावर नेता ने ही उखाड़ फेंकने की हिम्मत की, क्या नहीं किया। शायद शरीर के हर अंग पर जख्म है, मैं जानता हूँ, और वो लेकिन उसके बावजूद भी आज ये स्थिति जो है वो बहुत मुश्किल है। धार्मिक पोलराइजेशन की जो बात आप जो कह रहे हैं, ये अभी भी मेरे को नहीं लगता है कि ये कोई पोलराइजेशन हुआ है। ये बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति है। नहीं सर, मैं इसमें एक सवाल जोड़ देता हूँ कि आप कह रहे हैं कि पोलराइजेशन आपको लगता नहीं है कि हुआ है। ओवैसी ने आज से केवल 3 महीने पहले कहा था कि वो बंगाल में बहुत जोर शोर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और फिर बाद में आज ओवैसी कहाँ है किसी को पता भी नहीं है। बंगाल के चुनाव में उनकी कोई सूरत नजर नहीं आती है। तो कुछ न कुछ तो हुआ है, कोई न कोई बॉन्डिंग किसी न किसी के साथ हुई है, क्योंकि ये जो पूरा एटमॉस्फेयर बना है, जो डिवीजन तैयार हुआ है, उसमें ओवैसी तक के लिए कोई गुंजाइश नहीं बच गई थी। बिल्कुल ओबीसी के लिए गुंजाइश नहीं है, लेकिन ओबीसी के लिए बिल्कुल गुंजाइश इसलिए नहीं रहे है कि यहाँ के जो मुसलमान हैं, बंगाल के जो मुसलमान हैं, वो मुसलमान दूसरी तरह से सोचते हैं। वो बिहार के और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की तरह नहीं सोचते। यहाँ के जो मुसलमान हैं वो बाम के ज़मीन को बहुत अच्छी तरह वो जानते हैं, और वो दूसरी तरह सोचते हैं। ये धर्मनिरपेक्षता के बारे में आज भी वहाँ पर आप गांव देहात में जब जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि वहाँ हिंदू मुसलमानों का कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं। अगर आप ग्राउंड लेवल पर जाकर आप रिपोर्टिंग हम लोग अगर करेंगे तो वहाँ पर हम लोग ये पाएंगे कि वहाँ पर एक हिंदू और मुसलमान आपस में किस तरह से वो लोग आपस में क्या मिलजुल करके रह रहे हैं। ये राजनीतिक बाड़ा है, जो राजनीतिक एक सत्ता है जो वहाँ पर उसको पोलराइज करने की कोशिश कर रही है। दरअसल पोलराइजेशन नहीं है, ये सत्ता पोलराइजेशन के लिए कर रही है, लेकिन ये पोलराइजेशन नहीं है। ये मूल रूप से अभी तक मुझे नहीं लगता है कि कोई पोलराइजेशन होगा। अच्छा कात्यायन जी, मुझे एक बात बताइए कि कह रहे हैं निर्मेश जी कि पोलराइजेशन नहीं है, करने की कोशिश तो हुई लेकिन वो हो नहीं पाया है। अगर वो हो नहीं पाया, हम एक घड़ी के लिए मान भी लें, तो ममता बनर्जी पोलराइजेशन का फायदा लेने के लिए चंडी पाठ कर रही हैं या उसको नल्लीफाई करने के लिए चंडी पाठ कर रही हैं? ममता बनर्जी अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि बनाने के लिए ऐसा कर रही हैं। जब भी वो चंडी पाठ करती हैं तो वो या इलाही इल्लाह भी कहती हैं, और वो सबको साथ लेके चलने की ही बात करती हैं। और एक बात समझिए कि बंगाल में धर्म मजहब से ज़्यादा बड़ी चीज़ भाषा है। बंगाली मुसलमान या बांग्लादेश का मुसलमान भी मजहब के आगे भाषा को ज़्यादा तरजीह देता है। आप किसी भी ढाका यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर का लेक्चर सुन लीजिए, वो 20 बार कोट करता है रविंद्रनाथ टैगोर को, शरद चंद्र चटर्जी को। ये उसके लिए बाहरी लोग नहीं हैं, वो एक ही समाज के लोग हैं। देश दो हैं। रविंद्रनाथ का लिखा हुआ ही सोनार बांग्ला वहाँ का राष्ट्रगान है। वहाँ अगर मजहब के इस्लाम के आधार पर अभी बिल्कुल है, वह भी एक इस्लामिक रिपब्लिक ही, जन लोकतंत्र ही है, होते हुए भी और बांग्ला भाषा जो बांग्लादेश की भाषा है, वो उसमें संस्कृत के शब्द हिंदी से भी ज़्यादा हैं। ये आपको आश्चर्य होगा कि हिंदी में वही शब्द जो है नहीं चलेंगे। आपकी हिंदी को कहा जाएगा कि ये तो बहुत संस्कृत निष्ठ हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश की बांग्ला जो है वो ज़्यादा संस्कृत निष्ठ है। तो अभिषेक जी, अब जा कर के वहाँ थोड़ा सा वहाबीज़म आ रहा है, बाहर से पैसा आ रहा है। जैसे मोदी अभी गए थे तो उनका विरोध किया गया और ये कहा गया कि हम मोदी के विरोधी हैं, भारत के विरोधी नहीं हैं। ये नारे लगाए गए और वहाँ पे ये स्थितियाँ बनी। तो यहाँ का मुसलमान जो है
वो अच्छा, दूसरी बात है कि जो ये फुरफुरा शरीफ के जो हैं, ये ओबीसी की लाइन पर ही चल रहे हैं, इसलिए ओबीसी को जगह नहीं मिलेगी। इनका भी यही कहना है कि अब मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव मुसलमान ही होना चाहिए। आप लोगों को हम वोट देकर देख चुके हैं। अब हमको भी विधानसभा में बैठने देना चाहिए, हमको भी जगह वहाँ दीजिए। अभिषेक, एक आखिरी टिप की, क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि बीजेपी पहले दिन से कम भाषा और कल्चर की लड़ाई बंगाल में हारी हुई है और अभी तक भी वो कम से कम भाषा और कल्चर की लड़ाई के मुकाबले में भी आती हुई नजर नहीं आती है? ये सवाल ही मिसप्लेस्ड है। बीजेपी भाषा और कल्चर की लड़ाई कभी न लड़ी है और नहीं, न बंगाल में उसने ऐसे ही सोनार बांग्ला कह के किया। सब फ्रॉड है। बीजेपी को भाषा संस्कृति से क्या लेना देना? बीजेपी को भाषा से संस्कृति से कोई लेना देना है ही नहीं, न कभी रहा। उसके लिए तो क्रिस्पी चुनावी नारे जहां से निकल जाएं, ये तो बेसिकली कटबैठी जिसको हम लोग बोलते हैं, बर्गर बनाना एक दूसरे के ऊपर, तो वो तो इन लोग वही करते हैं, छोटा छोटा कविता बना देते हैं। तो खोज दिया, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ दिया, 2 लाइन बंगाली बोल दिया, सोचा कि जनता जो है खुश है। तो इन लोग को ना भाषा से मतलब है, ना संस्कृति से मतलब है, ना सोनार बांग्ला से मतलब है। विशुद्ध पावर का खेल है। बीजेपी का काम है चुनाव लड़ना और चुनाव लड़के सत्ता हासिल करना, और सत्ता अगर हासिल नहीं हो तो दूसरे को सत्ता से बेदखल करके परेशान करना। बीजेपी ये चुनाव, एक आरएसएस के व्यक्ति मुझसे मिले, सीनियर व्यक्ति, और एक हफ्ते पहले की बात है, वो बोल रहे थे कि बीजेपी ये चुनाव सत्ता में आने के लिए नहीं लड़ रही है, ये दरअसल ममता को परेशान करने के लिए और स्टेट पे कब्जा करने की लड़ाई है। ठीक है, ये लड़ाई वैसी ही लड़ाई है जैसी लड़ाई बम्बई के बॉलीवुड में चल रही है, तकरीबन वैसी लड़ाई है। तो मोटे तौर पे ये समझिए कि इस पूरी लड़ाई का, चुनावी लड़ाई का, यहाँ के संस्कृति, भाषा और यहाँ पे वाम की जो जमीन रही है उस सबसे कोई लेना देना नहीं है। सर बोल रहे थे अभी कि कोई पोलराइजेशन नहीं हो रहा है। कुछ देर पहले सर बता रहे थे कि बंगाली बनाम नॉन बंगाली का भी कोई मुद्दा नहीं है। अरे भाई, जब मुद्दा ही नहीं है, कोई पोलराइजेशन, विभाजन हुआ ही नहीं है, तो बीजेपी किस पे खेल रही है? तो ये सारा खेल परसेप्शन का है। नहीं, इसमें मैं 2-3 चीज़ आपको बता देता हूँ। एक चीज़, थोड़ी सी हमें हिस्ट्री भी समझनी चाहिए, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है ना वो हिस्ट्री से डिटरमाइन होती है। इतिहास तय करता है कि हमारी राजनीति कहाँ है और कहाँ जाएगी। बंगाल को आप देखें तो बंगाल पहला राज्य है, मतलब अंडर ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म के तहत जो था, उसमें पहला राज्य था जिसका विभाजन हुआ था, प्रेसिडेंसी का था। ठीक है ना। और बंगाल जो सब नेशनलिज्म है ना, बंगाली जो नेशनलिज्म है, उसकी जो अवधारणा है लोगों के दिमाग की, आप देखेंगे कि हमारा जो मेन नेशनलिज्म है, जिसको आज के भारतीय नेशनलिज्म कहते हैं, जिसको बीजेपी ढिंढोरा पीटती रहती है, उसका इमर्जेंस कहाँ से है? बंगाल से है। तो बंगाल में एक आइडिया ऑफ, उनका आइडेंटिटी बहुत तगड़ा है। बंगाली जो आप कह रहे थे, बंगाली नेशनलिज्म बहुत तगड़ा है। इसको बीजेपी नहीं इस पे बीजेपी घुसपैठ नहीं कर पा रही है, इसीलिए वो टीएमसी के लोगों को तोड़ रही है, तोड़ करके अपने नेशनलिज्म में घुसना ही नहीं है ना भाई, उसका काम ही नहीं है। नहीं बीजेपी को, दो तोड़ो, बात खत्म। हाँ मतलब ठीक है, पैसा है। बीजेपी नेशनलिज्म की लाइन पे तो खेल रही है पिछले 5-6 साल से, 7 साल से। अगर आपने नेशनलिज्म, जनगणमन नहीं बोलो तो आप देशद्रोही हो गए, एंटी नेशनल हो गए, जेएनयू हो गए, जादवपुर हो गए, तमाम चीज़ें हैं। तो बीजेपी के पास चूंकि ये कैपिटल नहीं है, ये पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है बंगाली नेशनलिज्म का, जो कि किसी के पास भी हो सकता है बंगाल में, इसीलिए वो इसकी पार्टी को तोड़ रही है और अपने आप को बंगाली साबित करने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन ये एक स्ट्रांग बात है जो आप कह रहे थे, बंगाली कल्चर का, बंगाली नेशनलिज्म का, और इससे लड़ना बीजेपी के लिए मतलब तमाम मुश्किल हो रही है। बीजेपी के पास कैपिटल है, ठीक है। कैपिटल के पहले आप कुछ भी शब्द लगा लीजिए, बीजेपी कैपिटल है लेकिन कल्चरल कैपिटल नहीं है, लैंग्वेज कैपिटल नहीं है। लगा लीजिए, बीजेपी पूरी तरह जो है एकदम खत्म है, दिवालिया है। उसके पास पैसा है, सारा खेल पैसे का है, सीधी सी बात। तो कुल मिलाकर आपको, अगर आप मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा तो देखिए, चर्च में रोशनी हो चुकी है और हम यहाँ बैठकर चर्च के सामने हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। इससे सेकुलर बात क्या हो सकती है? लेकिन हम मानकर चलें कि सेकुलरिज्म बचा रहेगा और बंगाल पूरे देश के सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़ता रहा है, और वो जो रास्ता दिखाएगा वो शायद एक बेहतर विकल्प के तौर पर उसका संदेश पूरे देश में जाएगा। हमको ये मानना चाहिए, क्योंकि अगर बीजेपी वाकई बंगाल में चुनाव जीत रही थी और जैसा कि वो शुरू से दावा कर रही है,
तो उसको न टीएमसी के नेताओं की ज़रूरत थी, न अपने सांसदों को चुनाव लड़ने की ज़रूरत थी, न अपने केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारने की ज़रूरत थी, न ही अपने मंत्रियों को उतारने की ज़रूरत थी। जाहिर सी बात है, कुछ न कुछ तो ऐसा है जो बीजेपी के गले में हड्डी की तरह फंसा हुआ है और उससे निकाले नहीं निकल रहा है। इस बात को बंगाल के लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और नंदीग्राम से इसका पहला जवाब मिलने वाला है। आर्टिकल 19 में इस वक्त के लिए कोलकाता से इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको याद दिलाएं फिर से कि बंगाल से हम स्पेशल सीरीज शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है कसम कलकत्ते की। तो कलकत्ता के लोग, बंगाल के लोग जो भी ज़ुबान बोलेंगे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे यूट्यूब पर, हमारे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, समूहों में भेजिए। नमस्कार।